हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बीपीएससी मेरा है कि यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए जैसा कि मैंने वादा किया है, जो 8 महीने में बीपीएससी का कंप्लीट प्री ऑर्डरी का सिलेबस कवर होगा प्रैक्टिस के साथ, उसी सिलसिले में हमने अपना पहला पॉलिटी स्टार्ट कर दिया। और कल आप लोगों को हिस्ट्री का भी लेक्चर मिल चुका होगा जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। तो अब आप लोगों का जो पढ़ाई का सिलसिला चलेगा, एक दिन हिस्ट्री एक दिन पॉलिटी, ताकि दोनों का सिलेबस साथ साथ और जल्दी कवर हो जाए, ताकि आप लोग भी तैयारी अच्छे से कर सकें और पढ़ने में मन लगे। तो हम लोगों अभी तक जो पॉलिटी में पढ़े, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट है, 2 सब सेक्शन है, क्राउन रूल और कंपनी रूल। तो पहले कंपनी रूल आता है, तो कंपनी रूल को मैंने ख़त्म कर लिया है आप लोगों के साथ। अब रहा बात प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम के बीपीएससी मेरा है कि टेलीग्राम पे आप लोगों को संडे को अवेलेबल हो जाएगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रैक्टिस करने के बाद आपका कहीं से भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पॉलिटी का सेक्शन है, उसका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा आपके एग्जाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल में जो हम लोग पहले पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आइए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या कहता है। सबसे पहला चीज़, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हमारा जो अब तक जो सिनेरियो चल रहा था कंपनी रूल में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम पावर होते थे, अब उस पावर के नाम को बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और यही वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है आगे जाके अभी जो हमारा प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो बन जाता है प्रेसिडेंट। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट के आते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है इंडिया से। उसी के साथ साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों खत्म हो जाता है, जो एक कॉमर्शियल देखता था और एक पॉलिटिकल अफेयर्स कंट्रोल करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये दोनों कोलैप्स हो जाता है। इसी तरह उसी के साथ साथ जब ये दोनों कोलैप्स हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है एबोलिश हो जाती है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें होती कब है, ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, और उसका सबसे मेन लेटर देख लीजिए, यही सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857। 1857 का सिपाही विद्रोह मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे अच्छा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो सिपाही विद्रोह 1857 का जो था, उसके बाद ब्रिटिश को लग गया जो अब बहुत ज़्यादा दिन तक भारत में शासन अपना कायम नहीं रख सकते हैं, इसीलिए भारत के लोगों को भी इस चीज़ में शामिल करना होगा, शासन सत्ता व्यवस्था में, शासन प्रणाली में, साम्राज्य को फैलाने में हमारा मदद सिर्फ हमारे लोग ही नहीं, उनकी भी मदद लेनी होगी और उनको भी एक पावर देना पड़ेगा। तो उस सिलसिले में ये सारी चीज़ें होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है। और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोजीशन क्रिएट होता है, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते हैं? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए होते हैं, जो टोटली कंट्रोल यहाँ इंडिया में कर रहे होते हैं वाइसरॉय से मिलके। सुप्रीम पावर किसके पास? वाइसरॉय के पास। वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलके भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कानून को और व्यवस्था को यहाँ संचालन करेंगे। किसके मदद से? काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें 15 लोग थे। इन 15 लोगों की मदद से भारत में शासन सत्ता चलेगी। 15 लोग किसको मदद करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। तो इस समझने वाली बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में 3-4 पॉइंट्स आता है जो हम लोग समझेंगे। पहला चीज़, जो ये हुआ क्यों और कब हुआ। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेज को ये चीज़ लग गया, जो भारत के लोगों को एक कुछ तबका है जिसको हम लोग बांध के नहीं रख सकते हैं, उनके अंदर अपने स्वाधीनता की लड़ाई के लिए आग और ज्वाला जग चुका है, तो उनको ज़्यादा दिन तक रोक के और बांध के नहीं रखा जा सकता है। तो अब जितना ज़्यादा हो सकता है और जितना जल्दी में हो सकता है लूट सको तो लूट लो, वही चीज़ था। इसीलिए कंपनी को हटाया गया और क्राउन अपने शासन व्यवस्था को खुद वहीं से डायरेक्ट संचालन करना शुरू कर दिए, अपने लोगों को यहाँ बैठा के। उसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। वाइसरॉय जो आज का प्रेसिडेंट पोजीशन है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया पोजीशन क्रिएट किया गया, जिसको मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया 15 लोगों का बनाया गया, जो इनको हेल्प करेंगे यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। इन 15 लोगों के पास अलग अलग पोर्टफोलियो होगा, कोई फाइनेंस देखेंगे, कोई
होम अफेयर्स देखेंगे तो इस तरह का पोर्टफोलियो इनको मिला होगा, जो कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है। ये चीज़ हम लोग आगे गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में देखेंगे, जो 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो को अप्रूव कर दिया जाता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय अभी जो बना है वो संचालन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसमें यही था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पूरी तरह से अब यहाँ समाप्त हो चुकी है, यहाँ क्राउन रूल अब पूरी तरह से आ चुका है, यहाँ कंपनी शासन खत्म हो चुका है। तो ये था हमारा इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दोस्तों ये है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब 1861 का काउंसिल एक्ट क्या कहता है, इसमें क्या हुआ, अब वाइसराय को ये लगा जो सब कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेगा, मेरे पास तो कुछ पावर नहीं है, फिर मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा, बस हम एक रबर स्टाम्प के तरह रह जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू वाइसराय शुड नॉमिनेट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, वाइसराय को ये पावर दिया गया कि आप कुछ मेंबर, मतलब अप टू 12 लोगों तक आप नॉमिनेट कर सकते हैं उनके काउंसिल में। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही पावर मिला इनको 1862 में, 1861 में पावर मिला, 1862 में लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को नॉमिनेट करते हैं उस काउंसिल के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको मैंने पिछले एक्ट में बताया हूँ, जो पोर्टफोलियो अप्रूव्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859, 1858 में क्या हुआ था, 15 लोगों का काउंसिल के लिए अलाउ मिला था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था। और 1859 में क्या किया गया, उस पोर्टफोलियो को अप्रूव कर दिया गया, किसके द्वारा, वाइसराय, जैसे प्रेसिडेंट अपने यहाँ अभी करते हैं, क्योंकि वाइसराय जो उस समय का पोस्ट था, आज का हमारे भारत का प्रेसिडेंट है, नाम बदला हुआ रूप है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, द वाइसराय हैविंग आल्सो पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। सपोज मान लीजिए कोई इस तरह का कानून निकल के आया, या कोई इस तरह का कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कुछ बिल इस तरह का पास कर दिया जो वाइसराय को अच्छा नहीं लगा। अब वाइसराय के पास ये अथॉरिटी था जो उस लॉ को या उस बिल्स को ऑर्डिनेंस के थ्रू निरस्त कर सकती है। तो यही है, वाइसराय को यहाँ 2 पावर दिया गया, नॉमिनेट करने का और ऑर्डिनेंस पास करने का। उसके बाद क्या किया गया, लोकल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को डिसेंट्रलाइज किया गया, मतलब उनको भी पावर, साम्राज्य चलाने के लिए कुछ छूट दी गई, जिसमें वो अपने हिसाब से वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं। प्रोविंशियल लेवल पे इकोनॉमिक पावर अभी नहीं दिया गया था। तो इस एक्ट से हम लोगों को 2-3 पॉइंट्स निकल के आते हैं, जो इसमें वाइसराय को पावर दिया गया नॉमिनेट करने का और ऑर्डिनेंस पास करने का। 1861 में पावर मिला वाइसराय को, 1862 में उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट भी कर दिया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को। ठीक, पोर्टफोलियो अप्रूव किया गया किसके द्वारा, वाइसराय के द्वारा 1859 में। 1858 में हम लोगों ने क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया था, नया पोजीशन क्रिएट किया गया था, उनको 15 काउंसिल ऑफ मेंबर्स के लिए असाइन किया गया था। तो उस पोर्टफोलियो को 1859 में अप्रूव किया गया। उसके बाद क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन पावर टू मद्रास एंड बॉम्बे, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को प्रोविंशियल लेवल पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया कुछ कंडीशंस के साथ। तो अब इसके बाद जो हमारा आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो आइए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या कहता है। दोस्तों आइए देखते हैं हमारा जो अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 का काउंसिल एक्ट कहता क्या है, तो 1892 का काउंसिल एक्ट कहता है रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज एक्सेप्टेड विथ सम लिमिटेशन टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। अब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये, ब्रिटिश क्राउन को ये लग चुका था जो यहाँ ज़्यादा दिन तक हमारा शासन व्यवस्था नहीं चल सकता है, हमको यहाँ के लोगों को पावर देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत को नहीं लूट पाएंगे। तो इसके लिए प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल काउंसिल में इंडियंस को शामिल करने का प्रावधान तो शुरू हो चुका था इस एक्ट से, लेकिन कुछ लिमिटेशंस था।
और किसके रिकमेंडेशन पे होना था उस काउंसिल में शामिल इंडियंस को? जमींदार, सूबेदार, यूनिवर्सिटीज के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीपल जो थे, उनके रिकमेंडेशन पे आप प्रोविंशियल काउंसिल्स में आपको नॉमिनेट किया जाता। लेकिन वहाँ बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ आपको उस काउंसिल में जगह मिलता। और इसी के साथ साथ क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो पहले 12 लोग हुआ करते थे, अब 12 से बढ़ा के 16 कर दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 तरह का था, ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। ऑफिशियल मेंबर वो थे जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ऑफिशियली अपॉइंट किए गए थे। नॉमिनेटेड वो थे जो वाइसराय के द्वारा नॉमिनेटेड थे। और नॉन ऑफिशियल वो मेंबर थे जिनको काउंसिल में बैठने का जगह मिला था, लेकिन न वो डिस्कशन में पार्ट ले सकते थे, ना किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस आप उस हॉल में बैठने के अधिकारी हैं, बस इतना ही उनको हक दिया गया था, वही थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। मेंबर ऑफ CLC आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर 6 डे ऑफ प्रायर नोटिस। अब क्या था, अभी तक हम लोगों को बैठने का जगह नहीं मिला था, अब बैठने का भी जगह मिला इस एक्ट के आने के साथ साथ, और हम लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर से, उनके कैबिनेट से, लेकिन उससे पहले आपको 6 दिन पहले उसका नोटिस देना होगा। 6 दिन के नोटिस के बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन और था, जो अगर कैबिनेट ने आंसर दे दिया उस पर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से हम लोग को भी 2-3 पॉइंट्स मिला, जो यहाँ पर क्या किया गया, प्रोविंशियल लेवल पे हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हम लोगों को पावर बढ़ाया गया, बैठने के लिए जगह मिला, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे, लेकिन आंसर मिलने के बाद किसी तरह का क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। CLC सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, वो कितने प्रकार का मेंबर उसमें पहले बैठा करते थे? तो ऑफिशियल मेंबर जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेटेड जो वाइसराय के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो उस काउंसिल में बैठ सकते हैं, किसी तरह का पार्टिसिपेशन उनका लॉ मेकिंग या किसी तरह के डिस्कशन में नहीं होगा। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब हम लोग अगला जो इंडियन काउंसिल एक्ट देखेंगे 1909, उसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बाद जो अगला एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहने का मतलब, जो मॉर्ले जो थे उस समय के वाइसराय थे, और मिंटो जो थे उस समय सेक्रेटरी थे, तो इस एक्ट को उसी समय लाया गया था, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ, CLC चीफ काउंसिल ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 16 से बढ़ाकर 60 तक कर दिया गया। अभी तक कितना था, 12 से 16 हुआ था, किसमें, इससे पिछले वाले में, मतलब 1892 में। तो अब क्या किया गया, 16 से इसको 60 तक कर दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले वैसे व्यक्ति थे जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिनको स्थान दिया गया था और ज्वाइन कराया गया था। तो पहले इंडियन टू ज्वाइन वाइसराय काउंसिल हु इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद अभी तक क्या था, जो हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट मैटर पे इंडियंस को अलाउ किया गया था क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करने का, वो भी 6 दिन के प्रायर नोटिस पे, जिसमें आंसर के बाद किसी तरह का आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू, इकोनॉमिक्स मैटर पे भी कुछ वोटिंग राइट्स के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये करना क्यों पड़ा, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश क्राउन को ये चीज़ लग चुका था, जो अब नहीं अगर दिया जाएगा तो सब्र का बांध अगर टूटा तो कुछ भी हो सकता है, और हम लोग आज के आज वापस आना पड़ सकता है, हमारे हाथ से भारत जा सकता है। इसी के लिए धीरे धीरे बड़े तेजी के साथ पावर देना शुरू कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने, इंडियंस को लिमिटेशन हटाते हुए। ठीक उसके बाद क्या हुआ, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और आज जो हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम अब तक चल रहा है, उनके कर्ता धर्ता हमारे मिंटो साहब थे, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाए थे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर, ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। उस समय लाया गया जो फूट डालो शासन करो, क्योंकि हमारे भारत में ढेर सारे पंथ और धर्म थे। अब इन लोगों ने सोचा जो इस तरह से भारत को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो अब धर्म के नाम पर तोड़ा जाए, जो उसके धर्म की बुराई उसको किया जाए, उसके धर्म की बुराई उसको करके। और यहाँ मुस्लिम्स की संख्या कम है तो उनको एक अथॉरिटी उनको भी लगेगा, जो हमको भी ब्रिटिश ने स्थान दिया है, तो वो हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे
और फिर हम इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक शासन कर पाएंगे। मिंटो को एक चीज़ और कहा जाता है, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट या फादर ऑफ कम्युनलिज्म, क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया था। क्या चीज किया गया था? लीगलाइज किया गया था किसको? कम्युनलिज्म को। फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? कम्युनलिज्म हमारा लीगलाइज हो गया था। अब आइए समझते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स मिला। तो इसमें मिला जो सबसे पहला चीज, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का मतलब हुआ, जो मॉर्ले उस समय वाइसराय थे, मिंटो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन दोनों के द्वारा जो रिफॉर्म लाया गया, जो एक्ट लाया गया, उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और इस एक्ट में क्या हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 16 मेंबर हुआ करते थे उसको बढ़ा के 60 तक कर दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले भारतीय थे जिन्होंने वाइसराय के काउंसिल को ज्वाइन किया था या ज्वाइन कराया गया था। उसके बाद अभी तक क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर पे ही इंडियन लोग क्वेश्चन आंसर वो भी 6 दिन के प्रायर नोटिस पे पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से या कैबिनेट से, लेकिन अब इकोनॉमिक मैटर पे कुछ वोटिंग राइट्स के साथ भी इनको पावर दिया गया कुछ लोगों को, जो आप पूछ सकते हैं किसी इकोनॉमिक मैटर और पब्लिक इंटरेस्ट पे, पहले से था। उसके बाद क्या किया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया भारत में, सेपरेट इलेक्टोरेट, जो हमारे लिए आज तक वो काला साबित चल रहा है। आज भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करके राजनेता फायदा उठा रहे हैं, और उस समय मॉर्ले मिंटो फायदा उठाए थे, और वो सिलसिला अब तक चालू है। पता नहीं कब खत्म होगा, क्योंकि यही देश को दीमक के तरह खाया जा रहा है। और इस दीमक के फादर जो थे मिंटो थे, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, और इन्हीं के इसी एक्ट के थ्रू कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया था। तो हम लोगों ने आज 4 एक्ट देखा, और इन चारों एक्ट को आप लोग पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप लोगों को टेलीग्राम पे मिले, बीपीएससी मेरा है कि टेलीग्राम पे, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जो नहीं होगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो संडे को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।